तो सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का मैराथन लेके आ गई हूँ पार्ट 1। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए सेशन रहेगा हेल्पफुल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पॉलिटी की मैराथन क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है। तो लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये प्रश्न हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अध्यक्ष हो जाएगा। ये टाइप से हुआ है। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये पॉइंट हो गया एक। और क्या जान सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। ये प्रश्न भी बार पूछा गया है और लोग इसमें आंसर गलत टिक करके आते हैं। तो पता चले कि लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, शपथ ही नहीं होता है। अगर आपसे पूछे प्रश्न कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है तो लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, शपथ नहीं होता है। ठीक। और अगर बात करें इससे क्या पॉइंट बनता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो पूछ देता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत कौन करता है। तो इससे एक पॉइंट और ध्यान में रख लीजिए कि लोक लेखा समिति, कौन समिति, तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को क्या करता है, मनोनीत करना किसका काम है। तो लोकसभा अध्यक्ष को मनोनीत करना। ठीक, ये इसका काम है। उसी तरह अगर बात करेंगे, अगर पूछ दे कि कोई धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन लेता है, तो ये भी कौन निर्णय लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। तो एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए कि कोई धन विधेयक है या नहीं, कोई धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन करता है। तो ये निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऐसे करके पॉइंट वाई आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपके पास भी अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन तैयार हो जाए। अगर यही प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। चूंकि मैराथन सेशन है और आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन लाया गया है, ऊपर से आपको इसमें डिटेल भी कराया जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछेगा तो ये कौन, तो जीबी मावलकर। कौन, तो जीबी मावलकर। वही अगर पूछ देगा कि भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष में कौन, महिला के रूप में कौन, तो मीरा कुमार। तो ये चीज तो आपको हम बहुत बार बता भी चुके। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। इससे पहले और भी पॉइंट जान लेते हैं वित्त आयोग से संबंधित कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी या फिर इसकी देखिए इसमें और क्या क्या प्रश्न बनता है वो सब पहले जान लेते हैं। जैसे कि पूछे कि भारत में प्रथम वित्त आयोग गठन कब हुआ था, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, इस भी पूछ लिया जाता। तो ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था, 1951 में। ठीक।
वही अगर बात करें कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है तो 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है। किसका, तो वित्त आयोग का। और इस गठन किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका अनुच्छेद 280 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसका, तो वित्त आयोग का गठन का। और क्या जान सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग का गठन किस या फिर इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। आप लोग सुन के भी अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं अपना, तो आप लोग कर लीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और एक क्वेश्चन आपसे बहुत इम्पोर्टेंट पूछता है, तो इसको पॉइंट वाइज नोट करके लिख सकते हैं कि केंद्र एवं राज्य के बीच, किसके, तो केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का समाधान कौन करता है, कौन सा संस्था। ऐसे आपसे क्वेश्चन रहेगा कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों का समाधान कौन सी संस्था करती है, तो कौन सी संस्था हो जाएगी, यही हो जाएगी कौन सी, तो वित्त आयोग। ये पॉइंट आपको हर हाल में ध्यान में रख लेना है, ठीक। अगर बात करें कि वित्त आयोग पूछ दे आपसे कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, केसी नियोगी जी। इनका नाम भी काफी बार पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसको साथ ही में सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए, ये सब प्रश्न सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर आने वाले प्रश्न ही जो हमें पता होते हैं, इजी समझते, वही गलत हो जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या हो जाएगा, तो शक संवत हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग हो जाएगा शक संवत। और बरगद क्या है भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, चूंकि सब राष्ट्रीय पूछा गया है तो ऑप्शन में सब है, तो जान लेते हैं सबके बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, ठीक। और क्या क्या जान सकते हैं जो बाकी तो आप लोग भारत का राष्ट्रीय फूल, फल, मिठाई ये सब जानते ही होंगे, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, भारत रत्न। कौन रत्न, तो भारत रत्न। उसी तरह अगर पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ। ये सब इम्पोर्टेंट श्रेणी में आ जाता है आपका, तो अशोक स्तंभ। अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय बाग क्या है, भारत का राष्ट्रीय बाग क्या है, तब क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते। कौन जयते, तो सत्यमेव जयते। अगर पूछ दे कि सूचना पत्र राष्ट्रीय में क्या है, सूचना पत्र, तो क्या हो जाएगा, श्वेत पत्र। श्वेत पत्र। तो इतना चीज इम्पोर्टेंट है ये सब। बाकी भारत का राष्ट्रीय फूल, फल, ये सब तो आप लोग को ध्यान में होगा ही, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार जान गए, वृक्ष जान गए, खेल जान गए, चिन्ह जान गए, वाक्य जान गए, सूचना पत्र जान गए, तो ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और जानते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या है। भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू कब हुआ या पारित कब हुआ, तो ये कब पारित हुआ, ये डेट काफी बार पूछा गया। तो 1955 में। कब पारित हुआ, तो 1955 में हुआ है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अगर पूछे कि नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, तो किस भाग में है, तो भाग 2 में है। और आपको हम नागरिकता, मौलिक अधिकार सारा डिटेल में टॉपिक वाइज पॉलिटी का सेशन में करवा चुके हैं। हर संडे में आपको क्या कराया जाता है, संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज से बारी बारी सारे विषयों को पढ़ाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या प्रश्न बनता है। तो भाग 2
अनुच्छेद पूछेगा कि नागरिकता का वर्णन में अनुच्छेद कितना से कितना, तो 5 से 11 तक में क्या है, नागरिकता का वर्णन है। और क्या प्रश्न बनता है, अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो कितने प्रकार से प्राप्त होती है, तो 5 प्रकार से। और कौन कौन, जो आपको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। पूछे कि भारत में कैसी नागरिकता है, कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता, तो एकल नागरिकता, ये चीज ध्यान रख सकते हैं। अगर हाँ कोई 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहेगा तो ये नागरिकता उसकी क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर कोई कितने, पूछ दिया जाएगा कि कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो 7 वर्ष तक। और वही क्या हो जाता है, और प्रश्न पूछ लेता है कि नागरिकता कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में, तो ये कहाँ से ली गई है, तो इंग्लैंड से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ये चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। एक पॉइंट और, तो ये सब थे नागरिकता से संबंधित प्रश्न। अब बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। 5वां है हमारा प्रश्न, स्वतंत्र भारत प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, यही आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर जानने से पहले और भी जानते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये कौन थे, तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ही, लेकिन खाद्य एवं क्या थे, कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। ये चीज भी ध्यान में रखना है, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तब भी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह सूचना, उप प्रधानमंत्री तो सबको पता ही है। गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत पे पूछ रहा, तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और हमारा क्वेश्चन क्या था, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो RK सन्मुख शेट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। और आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम के लिंक पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF हर विषय का प्रोवाइड किया जाता है, डेली सेशन का। अब आइए 6 में देखते हैं क्या है, संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो यहाँ आपसे वर्तमान का पूछा गया है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, किसमें, मूल संविधान में, तो जब मूल संविधान लगा दिया तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, जो किसमें है, मूल संविधान में। वही 470 प्लस किसमें है, तो वर्तमान में है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वही मूल संविधान में अनुच्छेद तो 395 हो गए, भाग पूछेगा तो भाग कितने हैं, तो भाग है 22। और अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची है 8। ये मूल संविधान की बात है। लेकिन वही वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में अनुच्छेद तो जान ही गए, लेकिन यही भाग पूछेगा तो भाग कितने हैं, तो भाग है 25। और अनुसूची है कितने, तो 12। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं होना है। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया, तो उसको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले जानिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वे किस अनुच्छेद से संबंधित रखती है, अनुच्छेद 368। ये काफी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। वही बात करेंगे कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से।
और ये सब सारा चीज़ हम आपको पॉलिटी का सेशन में बेसिक रूप से पढ़ा चुके हैं। यहाँ तो मैराथन है तो सिर्फ आपको क्वेश्चन वाइज संबंधित प्रश्न का डिटेल कराया जा रहा है, लेकिन वहाँ आपको बेसिक रूप से पढ़ाया जाता है। बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, तो एक मौलिक अधिकार, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, या फिर बात कर लीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। या फिर और क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। फ्रांस से बात कर ले कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया, तो फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, और क्या कहता है, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, किस देश से, तो ये आपका फ्रांस से लिया गया है। और यही अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, तो राइट ऑप्शन डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, संसद के कितने अंग है, यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, अत्र लिखा गया है अंग है, क्या है, अंग है, ठीक। तो संसद के कितने अंग हैं, तो ये है 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 3 अंग में कौन कौन से हैं, तो एक आपको पता होगा लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके क्या है, संसद के अंग हैं, ठीक। संसद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद इसका पूछता है, तो अनुच्छेद 79 ध्यान में रखना है। बाकी 80 81 में किसका किसका वर्णन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, क्योंकि हम पॉलिटी में आपको सारा बता चुके हैं बेसिक वाइज से। और क्या प्रश्न बन सकता है, अगर पूछे कि भारत में संघीय विधायिका किसे कहा जाता है, भारत में संघीय विधायिका किसे कहा जाता है, कौन विधायिका, तो संघीय विधायिका। तो जो भारत में संघीय विधायिका है, पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं, ये किसे कहा जाता है, तो संसद को कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछ देगा कि भारत में संघीय विधायिका किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, संसद को कहा जाता है, ठीक। और क्या जान सकते हैं, और क्या, और संसद क्या है, तो भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, भारत में कानून, पॉइंट बाय पॉइंट करके नोट कर लीजिए, कानून बनाने वाली क्या है, सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, ठीक। कौन, तो संसद हो जाएगा। अगर नया राज्य का गठन करना है या फिर सीमा परिवर्तन करना है, तो उसका अधिकार किसको प्राप्त है, तो इस तरह से एक पॉइंट और इसमें नोट कर सकते हैं कि नए राज्य का गठन का अधिकार किसे प्राप्त है, तो नए राज्य का गठन का अधिकार भी किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक शासक किसका होता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन में आपको राज्य का प्रमुख संचालक शासन किसका होता है, यही पूछ लिया गया, तो किसका होता है, ये आपका होता है राज्यपाल का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। वही आपसे पूछेगा कि क्या प्रश्न पूछ देता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक। और क्या पूछेगा कि और क्या जान सकते हैं, हाँ इसका कार्यकाल पूछ सकता है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है, ठीक। राज्यपाल अगर क्षमा दान करेगा तो क्षमा दान का शक्ति कितना में है, किस अनुच्छेद में, ही जान लीजिए, तो क्षमा दान का किस में है, तो अनुच्छेद 161 में है, ठीक, ये जान गए।
अगर पूछे कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, तो उत्तरदायी आपका होता है राज्यपाल। ठीक, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। और ये जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है ये विधानमंडल का अभिन्न अंग हो जाता है, और राज्य का कार्यपालिका शक्ति भी सारा क्या होता है, इसके अंदर ही निहित होता है। तो एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो किसमें होती है, तो राज्यपाल में होते हैं। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो त्याग पत्र राज्यपाल किसको देता है, तो ये देता है राष्ट्रपति को। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो निर्वाचन आयोग आ गया। तो निर्वाचन आयोग पहले जानिए किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो किस में, तो अनुच्छेद 324 में। ठीक, बात करेंगे इसका मुख्यालय का, तो ये कहाँ है, तो नई दिल्ली में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पूछ दे कि निर्वाचन आयोग का गठन वर्ष क्या है, गठन वर्ष पूछ दे कि क्या है, तो क्या है 1950। ठीक, ये कैसा निकाय है, ऑप्शन में आपको दे देगा गैर संवैधानिक, संवैधानिक, इस तरह से करके। तो ये कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है। तो इसमें इतना काफी है ध्यान रखने के लिए। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। चूंकि अब हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और 10 क्वेश्चन में देखिए 4 ऑप्शन का आपको डिटेल दिया जाता है, तो समझ जाइए कि एक प्रश्न में ही आपको कितने सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न में। देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन, तो मतलब कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन थे, हीरालाल जे कन्या। ये एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कन्या। उसी तरह अगर फातिमा बीबी की बात कर लें कि ये कौन थी, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च अगर पूछ दे कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश तब कौन हो जाएंगी, फातिमा बीबी। उसी तरह अन्ना चंडी की बात करें, अन्ना चंडी, तो ये थी प्रथम उच्च न्यायालय की महिला जज, प्रथम उच्च न्यायालय, प्रथम उच्च न्यायालय की क्या, महिला न्यायाधीश। ये चीज ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। जहाँ लगेगा कि आपको ज़्यादा डिटेल है वहाँ पे ज़्यादा डिटेल दिया जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो पता ही है आप लोग को कि 3 सूची होती है, एक समवर्ती सूची, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। तीनों के बारे में जानते हैं। आपको एग्जाम्पल पूछ लिया गया है, तो जो आर्थिक नियोजन है ये किस सूची का विषय है, तो ये आपका है समवर्ती सूची का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करेंगे कि अगर आपसे पूछते कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। ठीक, वही राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कितने विषय हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए तो 61 विषय है। और संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में 100 विषय हैं। ये तो हो गया विषय का संख्या कि किसमें कितना भी है। बात करेंगे राज्य सूची, तो इसमें राज्य सरकार कोई कानून बनाएगा। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों का या केंद्र सरकार दोनों का हाथ रहेगा, वो क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। और एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछ दिया जाता है
तो राज्य सूची का अगर एग्जाम्पल का बात कर दे तो क्या क्या हो सकता है राज्य सूची में, नॉर्मली जानिए। एक भूमि सुधार आ जाता है, किसमें? भूमि सुधार। कृषि हो गया, ये सब किसमें आएगा? ये सब ये राज्य सूची में। पंचायती राज हो गया, तो ये सब किसमें आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं आपको राज्य सूची में। राज्य सूची का एग्जाम्पल में बात करेंगे समवर्ती सूची में, तो आर्थिक नियोजन जानिएगा, शिक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे? समवर्ती सूची में। वहीं बात करेंगे अगर संघ सूची का एग्जाम्पल है, तो जैसे कि जनगणना हो गया, बीमा हो गया, रेलवे हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा संघ सूची का। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन पे, समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से बनते हैं, और ये सब सारा हम आपको पॉलिटी का टॉपिक वाइज सेशन में पढ़ा चुके हैं। तो जो समानता का अधिकार का वर्णन है ये 14 से 18 में है। उसी तरह 19 से 22 में अगर कहेगा कि किसका वर्णन है, तो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है 19 से 22 तक में। और 23 से 24 में क्या है? तो 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किसमें है? तो ये आपका है अनुच्छेद 23 से 24 में। ठीक। और 25 से 28 में क्या है? तो 25 से 28 में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको 25 से 28 में। तो आप लोग को हम पूरा बेसिक से पढ़ाए हैं, तो जो कोई भी मेरा सेशन देखे उनसे ये प्रश्न है, और वो कमेंट सेक्शन में आंसर जाके देंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, इसलिए ये प्रश्न रहा आप लोगों के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, भारत के कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कैग का हिंदी आप लोग लिख लीजिए कि कैग किसके बारे में बात कर रहा है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में कैग कहा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है। तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनका कार्यकाल आपसे पूछ लिया गया है कि कितने वर्ष का होता है। तो ये कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 5 वर्ष होता है कि 6 वर्ष। ज़्यादातर लोग 5 वर्ष टिक करके निकल देते हैं, जबकि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक। यही बात करेगा शॉर्ट फॉर्म में कैग का कि इनका पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? पूछ लिया जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के द्वारा। ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और क्या जान सकते हैं? एक प्रश्न और आपसे पूछ देता है कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कौन होता है या कौन करता है? तो लोक लेखा समिति का क्या करता है? मार्गदर्शक करता है। जैसे आपका मार्गदर्शक कौन करते हैं? गुरु करते हैं, माँ पापा करते हैं। तो उसी तरह लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कौन करते हैं? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वही अगर आपसे पूछ दे कि भारत में प्रथम क्या बोलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत में प्रथम का नाम ध्यान में रख लीजिए कि भारत में प्रथम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि कौन थे? तो बी नरहरि राव। बी नरहरि राव। ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है?
ये आपसे पूछा गया है। तो किससे है 73वां संशोधन का संबंध? तो ये है आपका पंचायती राज अधिनियम से। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है जी, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अधिनियम से सुन के सुधार तो कर ही सकते हैं, और बाकी हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक, 73वां संशोधन का संबंध किससे हो गया? तो पंचायती राज अधिनियम से। और क्या पूछेगा आपसे? ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में प्राप्त है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में प्राप्त है? ये काफी बार अनुच्छेद आपसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 243 में। एक पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं। और आपसे पूछ दे अगर कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, जो कि काफी बार पूछा गया है, तो ये अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद क्या है, किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 40 में। और संवैधानिक दर्जा पंचायतों को किस में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 243 में। और पंचायती राज अभी बताएं कि किस सूची के अंतर्गत आएगा? तो राज्य सूची के अंतर आ जाएगा क्या? पंचायती राज। ये भी एक पॉइंट है आपका कि अगर पूछ दे पंचायती राज किस सूची विषय के अंतर आएंगे, तो राज्य सूची विषय के अंतर्गत आएंगे। और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था? तो एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते, लिख सकते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ? तो राजस्थान के पंचायती व्यवस्था प्रथम का आरंभ लिख दीजिए। क्या? आरंभ। तो राजस्थान के नागौर जिला में। किस जिला में? तो नागौर जिला में हुआ था। नागौर जिला में हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। असम राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका इस भी इम्पोर्टेंट बनता है कुछ राज्यों को जिसको विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो कब हुआ था? तो 1969 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1972 में किस किस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है? तो त्रिपुरा को, और किसको? मेघालय को, और किसको? तो मणिपुर को। ये तीनों को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1972 में। 1971 में किसको? तो हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को। और ये सारा राज्य और वर्ष इम्पोर्टेंट है। 2001 में किसको? तो उत्तराखंड को। उत्तराखंड को। ठीक, अब बढ़िए 17 नंबर प्रश्न पे। ये देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में क्या है और जानते हैं इसका राइट आंसर। तो 17 नंबर प्रश्न में है आपका, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इससे पहले भी राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं और उसमें आपको फुल डिटेल में बता चुके हैं कि क्या क्या प्रश्न और बनते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जानते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो क्या करते हैं? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात आएगी तो ये कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिए, क्या दिक्कत है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? आपसे ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं या किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो अनुच्छेद 164 में। बाकी तो राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न पे अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग का पूर्ववर्ती कौन है? पूछ देगा इसका पूर्ववर्ती कौन था? पूर्ववर्ती कौन था? योजना आयोग।
योजना आयोग, उसी के जगह पे ना आया नीति आयोग। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को हुई थी किसकी स्थापना, तो नीति आयोग की। ठीक, अगर नीति आयोग का पूछ दे कि मुख्यालय कहाँ है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ है, तो नई दिल्ली में। और क्या प्रश्न बनता, और इसका पूर्ववर्ती योजना आयोग ये कैसा निकाय है, ये पूछ लेता है नीति आयोग। तो कैसा है, गैर संवैधानिक निकाय। जैसे निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है, लेकिन ये कैसा निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय है। और क्या पूछ देता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में कौन है, तो ये पदेन अध्यक्ष तो क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी, शॉर्ट में पीएम लिख देते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में रहे कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते कौन है, ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो इस टाइप में प्रधानमंत्री और नाम पूछेगा तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में। ठीक है, अब बढ़िए 19वें प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य का गठन वर्ष क्या है, तो झारखंड राज्य कुछ इम्पोर्टेंट राज्य है जिसका गठन वर्ष पूरा पूछा जाता है। तो ये तो काफ़ी बार मोस्ट रिपीटेड है झारखंड का। किसी भी बिहार का एग्जाम का उठा लीजिए या कोई भी कंपटीशन का, तो 15 नवंबर 2000 किसका गठन का डेट है, तो झारखंड राज्य का गठन वर्ष है। उसी तरह 1953 है जो आंध्र प्रदेश का है। 1975 किसका है, तो सिक्किम का है। ये सब इम्पोर्टेंट डेट है, इसलिए ईस्वी है राज्य का गठन वर्ष का 1960 में, तो महाराष्ट्र का और किसका, गुजरात का। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा और साथ ही साथ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको ज़रूर देखिए और रेगुलर सेशन देखिए। आपको हर विषय का मैराथन अभी करवाया जा रहा है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए बनेगा इम्पॉर्टेंट। और आप लोग सेशन पूरा देखा कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग नोट्स तैयार करते जाइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। विधान परिषद को कहा जाता है, यानी विधान परिषद को इनमें से क्या कहा जाता है और क्या कहा, तो उच्च सदन कहा जाता है। किसको, तो विधान परिषद को ही क्या कहा जाता है, उच्च सदन। अगर आपसे पूछ दे मतलब कि, या फिर ऐसे आपको पूछ सकता है कि राज्य के विधानमंडल के दूसरे सदन को क्या कहा जाता है, राज्य के विधानमंडल के दूसरे सदन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, विधान परिषद कहा जाता है। और उच्च सदन भी किसे कहा जाता है, तो विधान परिषद को ही कहा जाता है। विधान परिषद से एक पॉइंट और रख सकते हैं कि समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं। अंतर है, समाप्त को कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते, तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तब कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। ये पॉइंट में ध्यान रखिएगा। और इसका सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये सब सारा पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और विषय का मैराथन मिलेगा। और आपको अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 सब आते रहेगा, तो आप लोग सेशन को मिस मत करिएगा, कंटिन्यू बने रहिए और रेगुलर सेशन कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा भी। छोड़ छोड़ के आपको नोट्स भी तैयार नहीं होगा।
तो जितना हो सके आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो भी तैयारी करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का कलेक्शन लेके। तो चलिए, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।